नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने इससे पहले 2 क्लासें ली थी, उनमें एक में तो हमने सेल मेम्ब्रेन और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसको कंप्लीट कर लिया था। और सेकंड जो लेक्चर लिया था, उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स के बारे में बात की थी और उनको भी कंप्लीट कर दिया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म होता है, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, वही होते हैं ये। अब तीसरी बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER is a series of inner connecting membranous canals in a cytoplasm. ये कुछ कैनाल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अपना केंद्रक होता है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की जो सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है उससे कंटिन्यू होता है और उसी के पास चिपके रहते हैं ये। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER। जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो उसकी सरफेस पे क्या होता है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस कारण वो रफ होती है। अब आगे बात करते हैं। द मेन फंक्शन क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ये प्रोटीन सिंथेसाइज करती है और ये प्रोटीन्स होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई गोल्जी बॉडी के द्वारा इनको पैकेजिंग किया जाता है और ये आउटर साइड पे यानी कि सेल के आउटर साइड पे भेज दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो द फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड दैट प्रोटीन्स शुड ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल आफ्टर पैकेजिंग। SER, smooth endoplasmic reticulum. These are called smooth because ribosomes are absent in their surface. तो इनकी सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, इस कारण ये स्मूथ होती है। और इनका मेन फंक्शन मैं आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। तो द फंक्शन क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? एक तो लिपिड सिंथेसाइज करती है और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती है उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में चेंज करती है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। अब अगला सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे तो वो है गोल्जी बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैट मेम्ब्रेन सेक्स, यानी कि कोई सेक टाइप के होते हैं जो आपस में जुड़ जुड़ कर गोल्जी बॉडी का निर्माण करते हैं। और इनके इन सभी का डायग्राम मैं अगली क्लास में या फिर इसी क्लास में लास्ट में बताऊंगा आपको। तो गोल्जी बॉडी होती है, इट इज कंसिस्ट ऑफ क्लोजली फोल्डेड प्लेट मेम्ब्रेन सेक्स। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल बट are present larger number in those cell which synthesize proteins and export them। तो ये भाई साहब ये ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसाइज करती है उसको पैकेजिंग करके और सेल के बाहर एक्सपोर्ट करने का कार्य करता है ये। तो द प्रोटीन्स मूव फ्रॉम द RER। मैंने बताया था पहले आपको जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी प्रोटीन आएगी गोल्जी बॉडी के पास जाएगी, फिर वहां जाके पैक्ड हो जाती है। पैक्ड होने के बाद में सिक्रेटरी वेसिकल्स निकलती है, जो इनसे पैकेजिंग होकर जो पदार्थ निकलता है यानी कि जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं। और सिक्रेटरी वेसिकल्स होती है वो आल्सो नोन एज सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के नाम से भी जानी जाती है। तो गोल्जी बॉडी इज नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो गोल्जी बॉडी आल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। गोल्जी बॉडी डिस्कवर्ड बाय केमियो गोल्जी। केमियो गोल्जी एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ही गोल्जी बॉडी की खोज की गई थी। अब लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। लाइसोसोम आर द टाइप सिक्रेटरी वेसिकल्स। जो गोल्जी बॉडी ने जो पैकेजिंग करके निकाली थी वही एक तरह से लाइसोसोम्स होते हैं और ये सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं। और इनमें कुछ कंटेंट वेराइटी जैसे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो ब्रेकिंग डाउन यानी कि कोई भी फ्रेगमेंट्स यानी ऑर्गेनेल्स एंड कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स इनसाइड बाई सेल के अंदर आ जाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। और टॉक्सिफिकेशन, लेस टॉक्सिफिकेशन या फिर जो कचरा होता है उनको एक तरह से डाइजेस्ट करने का कार्य लाइसोसोम करता है।
Smaller particles that is the either recycle or the removal from the cell as a waste। तो मैंने पहले ही बताया था भाई, कोई भी वेस्ट होगा उसको रिमूव करने का कार्य यही करेंगे। अब लाइसोसोम इन द डब्ल्यूबीसी कंटेन एंजाइम दैट इज डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स नोन एज द डाइजेस्टिव सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। भाई राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्योंकि कभी कभी कंडीशन ये हो जाती है कि कुछ उत्परिवर्तन के कारण ये अपनी ही सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो अगर ये फट जाती है, बाई चांस कभी फट गई, तो ये अपनी सेलों को डाइजेस्ट कर देगी, जिससे कि एक तरह से इसे आल्सो नोन एज ए सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स। इस ये लाइसोसोम होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एंड दे आल्सो नोन एज ए गार्बेज सिस्टम ऑफ सेल। यानी कि जो गार्बेज होता है, यानी कि कचरा होता है, उसको डाइजेस्ट करने का कार्य यही करता है, तो इसलिए गार्बेज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है इसे। राइबोसोम्स, राइबोसोम फैक्ट्री अपन जानते हैं न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका होती है, जो केंद्र के अंदर प्रेजेंट होती है, राइबोसोम फैक्ट्री न्यूक्लियोलस। अब बात करते हैं परोक्सीजोम। इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल mainly found in a liver. It contains urate oxidase enzyme. It is the responsible for detoxification or toxic substance in। भाई पेरोक्सीसोम होता है जो लीवर में ही प्रेजेंट होता है, लीवर में, और कोई भी टॉक्सिक टॉक्सिक को लेक्स टॉक्सिक में चेंज करने का कार्य करता है। साइटोस्केलेटन, ये कुछ फिलामेंट होते हैं जो अपने सेल के शेप को मेंटेन करते हैं और ऑर्गेनेल्स के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। माइक्रोफिलामेंट की बात करें, दीज आर स्मॉलेस्ट फाइबर और थीन फिलामेंट, देन डायमीटर इज अबाउट 5 to 7 नैनोमीटर। भाई ये सबसे थीन होते हैं, यानी कि छोटे भी होते हैं, और थीन यानी पतले भी होते हैं, और डायमीटर की बात करें तो 5 से 7 नैनोमीटर का होता है। They provide structure, support, maintain and the characteristic shape of the cell and परमिट कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया था आपको भाई, ये शेप मेंटेन करते हैं सेल का, वही बात लिखी हुई है। और ये कॉन्ट्रैक्स यानी जो हमारी सेल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स पैदा होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल माइक्रोफिलामेंट ही होता है। अब माइक्रोफिलामेंट आल्सो हेल्प इन ए मूवमेंट, मैंने बताया था कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स उनको जो मूवमेंट होता है उनके लिए भी रेस्पॉन्सिबल माइक्रो फिलामेंट ही होते हैं। और सेल के बाहर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो सेल को मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन, मायोसिन, इनमें भी फिलामेंट ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन के लिए। अब माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें, these are the largest contractile protein fibers that involve in the movement of organelles within the cell and chromosomes during the cell division। ये ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इनका थोड़ा बड़ा रूप होता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना सेल के अंदर, उनके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल डिवीजन करते हैं, उस टाइम पे क्रोमोसोम की जगह बदलती है, तो उनके लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। डायमीटर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज अबाउट द 23 नैनोमीटर। यानी कि जो डायमीटर है, डायमीटर यानी कि होती है त्रिज्या, एक तरह से मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है माइक्रोट्यूब्यूल, तो इसकी 23 नैनोमीटर है। एंड देयर शेप इज अ होलो सिलेंड्रिकल, कुछ सिलेंडर सिलेंडर होता है ना सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल की तरह होता है। फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन और को मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब आगे बात करते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम बेसिकली अपने सेल डिवीजन के टाइम पे ही काम आता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। सेंट्रोजोम डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल विद इन द सेल। ये बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक सेंट्रोजोम का निर्माण करती है, ये बात लिख रहा है। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और बंडल क्लस्टर्स माइक्रोट्यूब्यूल एंड द प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
मैंने बताया था आपको सेल डिवीजन के लिए टाइम चाहिए कोई बढ़िया रोल, यानी कि मेन रोल इसी का होता है जिससे कि सेल डिवीजन होते हैं। मैं अभी जब नेक्स्ट क्लास में आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वी आर आल्सो नोन एज, कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। और लार्जेस्ट की बात करेंगे तो फीमेल ओवम होता है। और ओनली फ्लैगलेटेड इन ह्यूमन बीइंग दैट इज द स्पर्म सेल। फ्लैजिलेटेड यानी कि फ्लैजिलेटेड है ये, जो ह्यूमन में सिर्फ एक ही ऐसी सेल है जो जिसके फ्लैजिला पाई जाती है, न औरों की नहीं पाई जाती। माइक्रोफिलामेंट ट्यूबुल यही पाई जाती है, फ्लैजिला किसी के भी नहीं पाई जाती, सिर्फ स्पर्म, स्पर्म को छोड़े। अब बात करते हैं लास्ट ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज एनवलप इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन होती है, सेम वैसा का वैसा ही होता है। लेकिन इसमें एक चीज होती है, ये हाईली हाईली पोरस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा छिद्र होते हैं इसमें। दीज टीनी पोरस होते हैं, जो किसके लिए हेल्प करते हैं? ये एक्सचेंज करते हैं बिटवीन किसी न्यूक्लियर में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म होते हैं, उनमें से कुछ सब्सटेंसेस होते हैं या उनके आपस में एक्सचेंजिंग होती है, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो पोरस। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि मैंने बता रखा है कि न्यूक्लियस ही लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। आप पहली क्लास देखे होंगे तो मैंने सबको सेकंड वाली में बता रखा था स्ट्रक्चर के थ्रू। एवरी सेल इन द बॉडी हैव न्यूक्लियस एक्सपेक्ट मैच्योर आरबीसी। अब अपने शरीर में जितने भी सेल होती है उनके जो उनमें केंद्रक होता है, लेकिन एक ही ऐसा एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है, एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। हमारी जो ब्लड आरबीसी है उसमें मैच्योर आरबीसी, वो भी मैच्योर होनी चाहिए, उसमें अपन को न्यूक्लियस नहीं मिलता है। और जो इसका शेप होता है एरिथ्रोसाइट का, बाइकॉनकेव शेप में होती है और 7 माइक्रोमीटर की होती है और डिस्कोइड शेप में होती है। और जो आरबीसी है उसको साइंटिफिक भाषा में एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। आपने अगर 11th क्लास में ध्यान दिया होगा तो आपने स्केलेटल मसल्स पढ़ी होंगी। तो स्केलेटल मसल्स में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन इतनी डेवलप नहीं होती है, उसमें क्या है कि जो क्या होता है बहुत सारी सेलें है ना आपस में मिक्स होना शुरू कर देती है। तो एक तरह से उनमें ना ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे केंद्रक एक ही कोशिका में। द न्यूक्लियस कंटेन्स द बॉडी जेनेटिक मटेरियल्स। हाँ, अपन जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होते हैं, विच डायरेक्ट ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और वही जो मैं हमारे कोशिका की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको एक तरह से मास्टर करने का कार्य करते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द 46 क्रोमोसोम्स विच आर मेड फ्रॉम डीएनए। तो ये जो न्यूक्लियस होता है वही क्रोमोसोम्स को रखता है, यानी कि उसमें उपस्थित होते हैं। और ये कहाँ से बनते हैं? डीएनए से बनते हैं। क्रोमोसोम रिजेंबल फाइंड ए नेटवर्क ट्रेट स्केलेट क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन, यानी कि एक नेटवर्क की तरह जो क्या होता है, क्रोमोसोम्स एक नेटवर्क की तरह संरचना बना लेते हैं, तो उनको क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। तो आज हमारा न्यूक्लियस भी खत्म हो गया। अब अगली क्लास में हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे और सेल डिवीजन पढ़ने के बाद में हमारा सेल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम टिश्यू शुरू कर देंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और नोट्स भी अच्छे लगे होंगे। नोट्स प्रॉपर बना लेना, ऐसे ही मैं नोट्स प्रोवाइड करता रहूंगा। और भी कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बता देना। वैसे कोई स्पेलिंग वगैरह में हो सकती है तो वैसे तो होगी नहीं, पर हो भी सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग मैटर नहीं करती है, वो कंटेंट मैटर करता है। और मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया करो क्योंकि मैं समझाता जाता हूँ। और नोट्स तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नोट्स हो जाएंगे आपके पास। अभी तो ये एक टॉपिक हुआ भी नहीं है, अभी तो सेल डिवीजन होगा तब देखना। और कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।